सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, क्लास 12th के भौतिक विज्ञान को। इससे पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि अगर आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको इसकी आवश्यकता होती है, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। तो उसके लिए जो त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री आती है ना, इन सारे टॉपिक्स को मैं पहले कवर करा चुका हूँ। तो आई होप कि आपने उनको कवर कर लिया हो, वरना समय समय के साथ देखते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। क्लास 12th की फिजिक्स यानी कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास 11th पढ़ा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11 थोड़ा सा पढ़ा है, और कुछ बच्चे होंगे जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता था, जिन्होंने क्लास 11th को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। आखिरकार क्लास 10th कंप्लीट करने के बाद कौन ही क्लास 11th को पढ़ता है। तो मैं तो यही समझ के चल रहा हूँ कि अपने क्लास 11th को जो है बिल्कुल उड़ा दिया है, बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो अपन क्लास 12th को स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक सिरे से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पर भी हमें ये महसूस होगा कि क्लास 11th के कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रयोग में आने वाले हैं, तो हम उन कॉन्सेप्ट को भी यूज करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स को, भौतिक विज्ञान को, बिल्कुल एक नई शुरुआत है। तो सबसे पहले ये समझते हैं भौतिक विज्ञान होता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, भौतिक विज्ञान के अंदर अपन भौतिक वस्तुओं या भौतिक राशियों के ऊपर अध्ययन करते हैं। वो राशियां जिनका मापन संभव है, जैसे जैसे किसी भी चीज़ की लंबाई हो गई, तो लंबाई को अपन माप सकते हैं, तो उसके ऊपर फिजिक्स के रूल भी लगेंगे, भौतिक विज्ञान के रूल भी लगेंगे। जैसे अपन किसी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जिसे गति कहते हैं, तो गति के ऊपर नियम भी लगते हैं, जिसे गति के नियम कहते हैं, जिन्हें न्यूटन बाबा ने दिया था। फिर गति बहुत सारी तरीके की होती है ना। अपन किस तरह स्पीड से दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, हमें वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ये सब जो पढ़ा जाता है ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। कक्षा 11वीं में चैप्टर भी है गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। जो न्यूटन चचा थे उन्होंने कुछ नियम दिए थे जिन्हें न्यूटन के गति के नियम कहा जाता है। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चैप्टर भी है, तो उसके अंदर गति के नियमों को पढ़ाया जाता है। तो कुल मिलाकर भौतिक विज्ञान के अंदर अपन उन राशियों को अध्ययन करते हैं जो कि भौतिक हैं, जिनका मापन संभव है। जैसे हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर एक बल लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आके गिरती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक बल लग रहा होता है नीचे की तरफ, एक ताकत उसे अपनी ओर खींच रही होती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसका मापन भी संभव है, इसे मापा भी जा सकता है, तो इसको भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जिनका मापन संभव हो वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, और इनका अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है ना। अब इसके अंदर ज़्यादा डूबेंगे नहीं, अपन अपनी फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, तो शुरुआत का समय अपन लेंगे उसके बेसिक से स्ट्रक्चर को समझने में, कि किस तरीके का जो पैटर्न है अपने सिलेबस का है, किस तरीके से अपने को पढ़ना है, किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगी, इन सभी को डिस्कस करेंगे। सीधे स्टार्ट नहीं करेंगे। आज का सेशन जो है वो आई थिंक बहुत छोटा होने वाला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, और उसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने भी वाले नहीं हैं। अपन बेसिकली चार्ज को देख लेंगे क्या होता है ना। बाकी अपन ये समझेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, अपने को कैसे पढ़नी चाहिए और कैसे मैनेज करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो, जो आपकी क्लास 12th की फिजिकल फिजिक्स होती है, जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो आपकी कक्षा 12वीं के अध्याय 1 से लेके अध्याय 11 तक आती है, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक आती है। और इसके अंदर कई सारी यूनिट होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, एंड और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर आपका अल्टरनेटिव करंट आता है। ये सारी जो है यूनिट होती हैं। मैं सभी को हिंदी में बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। अभी मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना। इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये होता है धारा विद्युत। ये सारी यूनिट होती हैं। अब यूनिट यानी इकाई होती क्या है? यूनिट होती है एक टॉपिक। अब जैसे अपन कक्षा 12वीं को पढ़ रहे हैं, तो कक्षा 12वीं को अपन पढ़ेंगे, तो मैंने आपको बताया जैसे गति हो गई, तो गति को मापना संभव है, तो उसके अंदर फिजिक्स के रूल भी लगते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी कक्षा 12वीं के अंदर अपन गति को ही पढ़ें, या आवेश को ही पढ़ें, या गुरुत्वाकर्षण को ही पढ़ें। हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो हर टॉपिक को अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे जैसे हो गया करंट, ठीक है, तो करंट के बारे में पढ़ते हैं। तो करंट की एक बेसिक यूनिट होती है जिसे आवेश कहते हैं। ठीक है, जो आपके घरों में जो तार लगे होते हैं, है ना, जिनमें करंट बहता है, जिससे आप फ़ोन को चार्ज करते हो, तो वो करंट क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे का कारण है। मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। चार्ज नाम की एक चीज़ होती है जिसे आवेश कहते हैं हिंदी में।
वो जब गति करने लगती है, जब वो बहने लगती है, जैसे पानी है वो जब भरा रहता है तो अपन तालाब वगैरह कहते हैं उसे, लेकिन जब वो बहने लगता है तो वो नदी का रूप ले लेता है। वैसे ही जब आवेश बहने लगता है तो वो करंट बन जाता है। तो अपने जो फ़ोन होते हैं उसके अंदर अपन कह रहे हैं करंट अंदर जा रहा है, चार्ज हो रहा है, तो उसके अंदर एक्चुअली में आवेश अंदर जा रहा होता है और आवेश फ्लो हो रहा होता है, इसीलिए अपन कहते हैं कि उसके अंदर करंट बह रहा है। तो उसके अंदर अगर अपने को करंट को पढ़ना है तो निश्चित तौर पर अपने को आवेश को भी पढ़ना होगा। तो ये एक यूनिट हो गई जिसके अंदर अपन आवेश को पढ़ते हैं। जब आवेश रुका हुआ होता है जिसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। फिर वही आवेश जब चलने लगता है तो उसे पढ़ा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, यानी वो विद्युत धारा बन जाता है। जब आवेश बहने लगता है तो करंट बन जाता है। फिर ये जो आवेश है जब वो बहने लगता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अभी दिमाग की खिचड़ी हो रही होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है या फिर ये आवेश ही क्या है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। अभी मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता होगा, ठीक है। तो फिर इसके अंदर क्या आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो उसे एक अलग यूनिट के अंदर पढ़ा जाता है। तो यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट ये है कि अपन ने चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, है ना। चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया कुछ खंडों में, कुछ सेक्शन में, कुछ टॉपिक्स के अंदर, उसी को यूनिट कहा जाता है। जैसे अपनी स्टार्टिंग होने वाली है स्थिर वैद्युतिकी से, है ना। स्थिर वैद्युतिकी से, स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर आप ऊपर से देखोगे स्थिर प्लस के वैद्युतिकी, वैद्युतिकी इसे कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि स्थिर, यानी कोई भी चीज़ जब रुकी हुई होती है तो उसे स्थिर कहा जाता है। और वैद्युतिकी, वैद्युतिकी अर्थात होता है विद्युत, विद्युत यानी करंट को विद्युत कहा जाता है ना। हिंदी में कहें तो जो करंट है वो इंग्लिश शब्द है, इसी को हिंदी में कहा जाता है विद्युत। तो जब अपना विद्युत होता है वो रुका हुआ होता है, यानी जब वो आवेश के फॉर्म में होता है तब अपन उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और इसके अंदर आपके दो चैप्टर आते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता, दो अध्याय आते हैं। शुरू के दो अध्याय यही हैं, इनको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। स्थिर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को शुरुआत करेंगे, उसके बाद आएगा विद्युत विभव तथा धारिता, फिर उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे धीरे धीरे उनको पढ़ते जाएंगे। फिर आता है धारा विद्युत। क्या, धारा विद्युत, यानी वही आवेश जब चलने लगेगा, यानी जो विद्युत है अब वो स्थिर नहीं रहेगा, वो धारा का रूप रहने लगेगा। धारा मतलब कोई भी चीज़ जब बह रही हो, जैसे जल धारा, नदी बह रही है ना। तो जब वही आवेश जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बहने लगेगा तो वो धारा विद्युत आ जाएगा, यानी उसके अंदर जो आवेश होगा वो गतिमान होगा, ना कि स्थिर। तो उसके अंदर अपन अलग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके अंदर अलग चैप्टर आएंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और कैपेसिटर वगैरह, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को अपने को पढ़ना होगा। तो चीज़ें अपन धीरे धीरे सीखने वाले हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। ओके, अब आवेश यानी चार्ज क्या होता है इसको भी पढ़ेंगे। पहले बेसिक सी यूनिट देख लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, जब आवेश रुका हुआ होता है तो उसके अंदर दो चैप्टर आपके निकल के आते हैं, दो पार्ट आपके निकल के आते हैं, दो अध्याय आपके निकल के आते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव तथा धारिता। पहले अपन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को स्टार्ट करने वाले हैं और विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या होता है इसको पढ़ने वाले हैं। ये अपना आज का चैप्टर होने वाला है ना। अब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके अंदर पहली चीज़ विद्युत आवेश, देखो नाम देखो, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहली चीज़ अपन देखने वाले हैं विद्युत आवेश क्या होता है, फिर देखेंगे क्षेत्र यानी उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना। तो कुछ टॉपिक हैं यहाँ पर अपने लिए पढ़ने के लिए जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें से एक तो यही निकल के आता है विद्युत आवेश, है ना, इसको पढ़ना है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पर आता है कूलॉम का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपन पढ़ेंगे, है ना। फिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसके अलावा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, गाउस ने क्या नियम दिया था, आवेश वितरण, ये सारी चीज़ों को अपन पढ़ने वाले हैं। ये तो पूरे टॉपिक हैं जो इस अध्याय के अंतर्गत आते हैं। इस पार्ट में जितने भी टॉपिक हैं वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक एक से पढ़ेंगे। आज अपन केवल इतना देखेंगे विद्युत आवेश होता क्या है, क्योंकि अभी आपको समय लगेगा थोड़ा सा डलने में चीज़ें क्या है, अभी आप 12th में नए नए आए हो, है ना। तो एकदम से तो शुरुआत नहीं कर देने वाले अपन, पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि चीज़ें होती क्या हैं, कैसे होती हैं, उनको समझने का प्रयत्न करेंगे कि आवेश होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से कि आपको कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, मतलब आप कहाँ पर इसको प्रयोग देखते हो अपने वास्तविक जीवन में, आप इसका प्रयोग कहाँ पर देखते हो। कभी आपने नोटिस किया होगा जब शुष्क मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, उस समय जब आप स्वेटर वगैरह, वैसे तो कोई पहनता नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे ऊनी वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को जब आप उतार रहे होते हो तो उस समय चट चट की एक आवाज़ आती हो, जो सभी कभी आपने नोटिस की हो, या कभी आपने नोटिस किया हो जो जब टीवी चल रही होती है, टेलीविज़न चल रहा होता है, तो जो उसका पर्दा है उस पर अगर आप इस तरीके से हाथ चलाते हो तो वहाँ से भी चट चट की आवाज़ निकलने आती है। तो वो आवाज़ क्यों आती है, क्या कभी आपने सोचा है? ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ लगा होता है,
ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं होता। जब आप टीवी को बंद कर दोगे तो आप हाथ लगा के देख लेना, फिर आपको वो चट चट की आवाज़ नहीं आएगी। जब टीवी के अंदर करंट बह रहा होता है, लाइट आ रही होती है, टीवी ऑन होती है, तभी वो चट चट की आवाज़ आती है। तो वो क्यों आती है ना। कभी कभी आपने इस तरीके से चिंगारियों का अनुभव किया होगा, है ना, कि चिंगारी स्पार्क हो रहा है ना। एक एक्सपेरिमेंट है जिसे बहुत सारे बच्चों ने किया है, हमने भी किया है, कि एक लड़के को कुर्सी पर बैठा देते थे, लड़का लड़की जो भी है, फिर पीछे से उस पर टॉवल वगैरह से, है ना, पीटते थे उसके ज़ोर से, फिर उससे हाथ लगाते थे तो एक स्पार्क उत्पन्न होती थी, एक चिंगारी उत्पन्न होती थी, है ना। तो ये होता क्या है, ये सब विद्युत आवेश के अंतर्गत ही आता है, करंट के अंतर्गत ही आता है। सारी चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। इसके अलावा कभी आपने नोटिस किया हो आकाश में गर्जन होती है तो बिजली चमकती है बहुत तेज़, तो वो क्या होता है ना। इसके अलावा कभी कभी ये घटना शायद आपने नहीं देखी हो, लेकिन जैसे अपन यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, जो हाईलाइटेड चीज़ें मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, है ना। जैसे वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि आती है, आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देता है ना। इसके अलावा हम जब किसी कार का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं, या फिर जब हम बस में चढ़ रहे होते हैं, तो बस में अपन ऐसे सीट पर खिसक के बैठते हैं, तो उस समय फिर अपना हाथ जो है लोहे की रॉड पर जाता है, तो अचानक से झटका महसूस होता है कभी कभी। अब अगर आपने नोटिस किया हो तो फिर ये क्यों होता है, तो ये सब आवेश के अंतर्गत ही आते हैं, है ना। ये सब आवेश के कारण ही होता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, धीरे धीरे चैप्टर के अंत तक आप समझ जाओगे, अध्याय के अंत तक आप समझ जाओगे। अभी तो स्टार्टिंग होने वाली है। फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस इसको इंटरेस्ट के हिसाब से लेके चलना। कई बार ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, बट आप लगे रहना, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। और बाकी का तो आपको याद है, रसदी आवक जात है, सिल पर पड़त निशान, वही यहाँ पर होने वाला है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, उसके विभवों और उनके विषय में अपन अध्ययन करने वाले हैं। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एकदम से नहीं। तो कहानी की स्टार्ट अपन करते हैं कहानी को आज से लगभग 600 ईसा पूर्व से, है ना। ईसा पूर्व जैसे अपन गिनते हैं ना, 2011 2012, ऐसे ही 600 ईसा पूर्व को गिनते हैं। अभी बाल के खालबन निकालो, बस इतना याद रखो, आज से 600 ईसा पूर्व, यानी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है कितना, 2000 वर्ष से कितना है। उस समय थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कुछ नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक सिंपल सा, है ना। बहुत पहले उनसे भी लोग करते होंगे, बट उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने इनके ऊपर ध्यान दिया और बहुत सारी चीज़ें अपने सामने ला के रखी। इन्होंने किया क्या था, ये आपको याद नहीं रखना, थेल्स चचा को और 600 ईसा पूर्व क्या हुआ था, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया ताकि आपको एक कहानी की तरह लगे, है ना। तो हुआ क्या था, इन्होंने लिया था अंबर की छड़ को, इसको लेकर इन्होंने रेशमी वस्त्र से या ऊनी वस्त्रों से इसको रगड़ डाला, है ना। मैं लिख देता हूँ, किसी भी रेशमी वस्त्र से इसको रगड़ा, इस तरीके से फ्रिक्शन उत्पन्न किया, घर्षण उसके अंदर उत्पन्न किया। तो जब ये इन्होंने किया तो इन्होंने देखा कि उस अंबर की छड़ के अंदर, इस अंबर की छड़ के अंदर फिर एक क्वालिटी डेवलप हो गई है। वो क्वालिटी क्या है, वो गुण क्या है, कि ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को या हल्की फुल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है, वो इससे जाके चिपक जा रही हैं, उनके प्रति आकर्षण आ रहा है। आकर्षण यानी किसी भी चीज़ को खींचना, और प्रतिकर्षण यानी अपने से दूर करना। तो उनके अंदर ये गुण आ जा रहा है कि वो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लग रहा है, उनके अंदर एक आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जा रहा है। फिर उन्होंने इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई, कुछ तथ्य बताए, है ना। फिर धीरे धीरे विज्ञान में भी थोड़ा सा बदलाव हुआ। फिर देखने लगे कि क्या हो रहा है, वास्तविकता में कैसे हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से घटित हो रही हैं। तब उन्होंने देखा कि जब हम इस तरीके से रगड़ते हैं किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है, जो छड़ होती है उसके ऊपर आवेश आ जाता है। अब आवेश क्यों आता है, ये भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, इसको भी समझेंगे। फिलहाल इतना समझ के रखिए कि आवेश आ जाता है। आवेश आ जाता है तो आवेश से क्या होता है, वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही ये एक दूसरे को आवेशित करने लगता है। थेल्स ने एक और प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया था, ऐसा ही एक और प्रयोग इसके साथ किया। उन्होंने एक और अंबर की छड़ को लिया, उसको भी रगड़ा, तो उस अंबर की छड़ के ऊपर भी क्या हो गया, उस अंबर की छड़ के ऊपर भी आवेश आ गया। जब दोनों अंबर की छड़ों के ऊपर आवेश आ गया तो उन्होंने कहा, जब अंबर की छड़ को मैं छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों और उनके पास लेके जा रहा हूँ तो उनको अपने तरफ खींच रहे हैं। जब उन्होंने क्या किया, दोनों अंबर की छड़ को, चूंकि दोनों पर आवेश था, दोनों को पास ले आए, तो इनको कायदे से एक दूसरे को खींचना चाहिए था, लेकिन ये एक दूसरे को खींचने की बजाय एक दूसरे से दूर जाने लगे। कभी आपने चुंबक में करके देखा होगा, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब आप उत्तरी ध्रुव को पास में लाते हो तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और दक्षिणी ध्रुव को पास में लाते हो तो वो भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन जब आप उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास लेके आते हो तो वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं।
सेम चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि अंबर की छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही थी, जबकि ये जो छोटी मोटी कागज़ के टुकड़े हैं इन सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे थे। तो ये इनके अंदर गुण आ गया था। फिर इनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह हुई, फिर पता चला कि इनके ऊपर जो आवेश आ रहा है उसकी प्रकृति दो तरीके की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अनुमान कैसे लगा कि आवेश को मैंने कहा मापना संभव है ना, तभी तो वो भौतिक राशि, अगर उसे मापा नहीं जा सकता तो काहे की भौतिक राशि, उसको मापना संभव है। जैसे किसी भी वस्तु के ऊपर ज़्यादा आवेश हुआ तो वो ज़्यादा चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, और कम आवेश हुआ तो कम आकर्षित करेगा। ज़्यादा आवेश है तो वो ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित करेगा, कम है तो कम करेगा, है ना। तो आवेश का मान होता है ना, जैसे कूलाम के अंदर मापा जा सकता है कि इस वस्तु के ऊपर कितना आवेश है, इतनी कूलाम आवेश है, उतना कूलाम आवेश है, फलाना कूलाम आवेश है, ढीका कूलाम आवेश है। इस तरीके से जो आवेश है उसको मापा जा सकता है कूलाम के अंदर। जैसे अपन पानी के आयतन को मापते हैं लीटर के अंदर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, वजन को मापते हैं किलोग्राम ग्राम के अंदर, ठीक वैसे ही इसको मापा जाता है कूलाम के अंदर। ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है और ये दो तरीके का होता है, प्लस और माइनस। तो जब ये मापा गया था तो दो वस्तुओं को लिया गया था, जैसे इसके ऊपर मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है और इसके ऊपर भी मान लीजिए 10 कूलाम आवेश है, इस तरीके से, है ना। अब जब इन दोनों को पास लेके गए थे तो ये एक दूसरे से चिपक गई थी, आकर्षण हो रहा था और चिपक गई थी, उनके ऊपर इनका जो आवेश था वो 0 था। उसके बाद चिपकने के बाद जब इनका आवेश मापा गया तो आवेश 0 था। अब जब एक है 10 कूलाम, दूसरा है 10 कूलाम, दोनों को जोड़ दिया जाए और आवेश 0 हो जाए, इसका मतलब ये है कि वो 10 कूलाम जोड़ने से तो 20 कूलाम आना चाहिए था, 10 और 10 तो 20 होते हैं, लेकिन वो 0 आ रहा है, यानी ये 10 और 10 जुड़ने की बजाय घट गए। और जब दो संख्याओं को जोड़ने पर वो घट जाए, इसका अर्थ यही हो सकता है कि एक उसमें से धनात्मक है, दूसरी उसमें से ऋणात्मक है। अगर दोनों ऋणात्मक हुई तो भी जोड़ना चाहिए था, दोनों धनात्मक होती हैं तो भी जुड़ती हैं, लेकिन हाँ एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो वहाँ पर घटना होता है, घटाव होता है। तो एक इस तरीके से अनुमान लगाया गया कि प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है। फिर धीरे धीरे विज्ञान और विकसित हुआ और सारी चीज़ें फिर क्लियर होती गई। अब तो लगभग अपने हाथ में है आवेश, है ना। तो प्लस और माइनस इस तरीके के दो प्रकृति के आवेश होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, पास में नहीं आना चाहते बिल्कुल भी। नेगेटिव आवेश ये भी एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, क्योंकि जब अंबर की छड़ को रेशमी वस्त्र से रगड़ा था तो इसके ऊपर कोई आवेश आया था। धीरे धीरे पढ़ेंगे कौन सा आवेश आया था। अभी मान के चलिए इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश आया था, धनात्मक आवेश आया था। तो जब धनात्मक आवेश आया था तो दूसरी अंबर की छड़ को रगड़ा, उसके ऊपर भी धनात्मक आवेश ही आया होगा। फिर अंबर की छड़ को पास लेके जा रहे थे तो इस पर भी धनात्मक आवेश, इस पर भी धनात्मक आवेश, तो प्रतिकर्षण होगा ना, है ना। या फिर मान लो कि अंबर की छड़ को जब रेशमी वस्त्र से रगड़ा तो उसके ऊपर नेगेटिव आवेश आया, तो इस अंबर की छड़ पर भी तो नेगेटिव वस्त्र आया होगा, नेगेटिव आवेश ही आया होगा, क्योंकि उसको भी अपन ने ऐसे ही रगड़ा था। फिर जब अंबर की छड़ को पास लाते तो दोनों पर नेगेटिव आवेश था, तो प्रतिकर्षण। यानी जब आवेश समान होता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी इसमें रिपल्सन होता है, आगे लिखा है, चिंता ना करो, है ना। और जब विपरीत प्लस प्रकृति का होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, इस तरीके का, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, तो इनके बीच में आकर्षण होता है, तो ये एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होती हैं। ओके, एक दूसरे के प्रति इनमें आकर्षण होता है। फिर धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई और इनके बारे में अच्छी खासी अपने को जानकारी प्राप्त हो गई कि आवेश क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि जब आवेश बहने लगता है, यही आवेश जब बहने लगता है किसी भी वस्तु के अंदर, तो मैंने कहा उसको करंट कहा जाता है, फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये शब्द कहाँ से आया। जैसा मैंने आपको बताया कि जो थेल्स थे वो ग्रीस देश के निवासी थे, वहाँ की अपनी एक भाषा होती है। तो वहाँ ग्रीस देश की जो भाषा होती है, आई थिंक ग्रीक होती है, तो वहाँ की जो भाषा होती है, वहाँ पर जो अंबर की छड़ है ना, ये अंबर की छड़, अंबर, इस अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जब यही बहने लगता है तो इसे इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई हिंदी शब्द तो है नहीं, है ना, ना ही इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में से करंट कहते हैं, सीधी सी बात है, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी ही कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है ये कहाँ से आया, ये आया इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन यानी अंबर, हिंदी में बोले तो अंबर, और वही ग्रीस देश की भाषा में बोला जाए तो उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द की व्युत्पत्ति हुई थी। हिंदी में से विद्युत धारा कहते हैं और अपन करंट जनरली प्रयोग करते हैं, हिंदी में उसे विद्युत धारा कहा जाता है। तो ये पूरी आवेश की कहानी थी कि आवेश के बारे में किस तरीके से हमें आंकड़े मिलना प्राप्त हुए। अभी तो मैं बेसिक सी चीज़ें, इनको याद ज़्यादा कुछ इसमें से रखना नहीं है। याद क्या क्या रखना है, याद ये रखना है अब आपको आवेश के बारे में, है ना। चलो छोड़ो, यहाँ पे लिखा होगा। पहली चीज़ तो आवेश को क्यू से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है ना।
आवेश जो चार्ज होता है इसको क्यू से दर्शाते हैं, है ना। अब किसी ना किसी चीज़ से तो दर्शाएंगे, जब हमें बार बार लिखना होगा तो बार बार अपन इतना लंबा आवेश तो लिखेंगे नहीं, तो जब भी अपने को आवेश को लिखना होगा, जैसे किसी पर 10 कूलम आवेश है तो उसे अपन ऐसा लिख देंगे Q बराबर 10 कूलम, यानी आवेश 10 कूलम है, इस तरह से समझ जाना। तो उसे Q से दर्शाते हैं, कभी कभी बड़े Q से दर्शा लेते हैं, कभी कभी छोटे Q से दर्शा लेते हैं। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे आपको अनुमान लगता जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं, है ना। तो Q से इसको डिनोट किया जाता है। और दूसरी चीज़, ये एक मूलभूत राशि है। मूलभूत राशि होने का मतलब है किसी भी चीज़ का वो प्राकृतिक गुण होना, है ना, वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है, वो ये नहीं कि ये क्यों उत्पन्न हो रहा है ना। अपन किसी भी चीज़ के पीछे कारण देते हैं, एक्चुअली ये खुद अपने आप में एक कारण है, ये होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं आपका वजन कितना है, तो आप बोलोगे 10 किलो 20 किलो। आपको पता है वजन को कैसे निकाला जाता है? वजन को निकालने के लिए जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान हर वस्तु का द्रव्यमान होता है, कोई वस्तु ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका द्रव्यमान ना हो। द्रव्यमान है तो वस्तु होगी, है ना, बिना द्रव्यमान की वस्तु नहीं हो सकती। तो जो द्रव्यमान है, गौर से सुनो, जो द्रव्यमान है उसका मल्टीप्लाई जब आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से करते हो तो आपका वजन निकल के आता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, है ना। तो जब आप उससे उसका गुणा करते हो तो आपका जो वजन है आपके पास निकल के आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर आपका वजन कोई मूलभूत राशि नहीं है, उसको दो चीज़ों से मल्टीप्लाई करने पर वो निकल के आ रहा है। किससे? एक तो द्रव्यमान से, दूसरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक से मल्टीप्लाई करते होगे तब निकल के आएगा। लेकिन मैं कहूँगा द्रव्यमान, तो वो हर राशि का गुण होता है, हर राशि का गुण होता है, हर मूलभूत राशि का गुण होता है। हर वस्तु में इसको उठा लूँ इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, मैं कोई किताब वगैरह कुछ भी उठा लूँ, हर चीज़ का कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, ये निश्चित है। अब पृथ्वी है, ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, हमारा भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, लेकिन पृथ्वी के मुकाबले अपन बहुत छोटे हैं, तो अपना गुरुत्वाकर्षण इतना बल जो है इतना कम होता है कि उससे कुछ नहीं हो सकता, किसी काम का नहीं है वो। इसीलिए जो 4 फोर्स बताई गई हैं, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जो 4 बल बताए गए हैं उनमें अगर सबसे कमजोर बल की बात करूं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। अब इसमें दिमाग का ज़्यादा लोड मत लो, कुल मिला के मूलभूत राशि होने का अर्थ ही होता है कि वो उसका मूलभूत गुण होता है। उसको और आगे चल के मैं क्लियर कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये याद रखो, ये मूलभूत गुणधर्म होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, इसको Q से डिनोट किया जाता है, ये इसका सिंबल होता है। इसकी कूलम यूनिट होती है, कूलम इकाई होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके का होता है। समान आवेश, जैसे सजातीय आवेश भी कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि भाषा हिंदी में ऐसे ही आती है, सजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश अर्थात जब समान आवेश हो तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और विजातीय आवेश हो यानी प्लस माइनस, है ना, या माइनस प्लस, तो एक दूसरे के पास आते हैं, आकर्षण होता है। ये आवेश के बारे में एक बेसिक सी चीज़ थी जो कि आपको याद रखनी है ना, ये आपको याद रखना है। यहाँ से आपको चीज़ों को याद रखना स्टार्ट करना है। ये बाकी सब तो आपको इंट्रोडक्शन था जो कि दिया था मैंने, ठीक है। अब आवेश से रिलेटेड कुछ सिद्धांत आते हैं, जैसे जिसमें पहला सिद्धांत निकल के आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, बाकी सारी चीज़ों को समझने की दृष्टि से। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश जो है संरक्षित है। मेरे पास मान लीजिए अभी 10 कूलम आवेश है, तो मैंने इसे किसी दूसरी वस्तु के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब उसके ऊपर 10 कूलम आवेश आ गया और मेरे ऊपर जो आवेश बचा वो 0 हो गया। यानी मैं आवेश को कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। और इसे ऐसे भी लिखा जाता है कई बार परिभाषा में कि किसी भी विलगित निकाय पर आवेश ना तो उत्पन्न होता है, ये आपको परिभाषा में देखने को मिल जाएगा नोट्स के अंदर, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, है ना। और ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी जानकारी मैं आपको एंड में दे दूंगा वीडियो के। तो किसी भी विलगित निकाय पर आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, विलगित निकाय का अर्थ होता है मैं एक ऐसी चीज़ की कल्पना कर रहा हूँ, कोई भी वस्तु है उसकी कल्पना कर रहा हूँ जो पूरे ब्रह्मांड से अलग है, बिल्कुल अलग थलग है। तो उसके ऊपर मैं आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं आवेश उत्पन्न कर रहा हूँ यानी कि वो फिर अलग कहाँ है, मैं उसके साथ हूँ ना। अलग यानी एक वस्तु इस तरीके से है बिल्कुल अलग, तो इसके ऊपर आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आवेश उत्पन्न क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आवेश को बनाया नहीं जा सकता, आवेश को नष्ट भी नहीं किया जा सकता। आवेश केवल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है। अब यहाँ से आपके तोते उड़ना स्टार्ट हो गए होंगे, इसीलिए अब चीज़ों को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल लो लेवल से। मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो हमारा शरीर है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? आप बोलोगे हड्डी, मांस, खाल और किससे? ये तो बायोलॉजिकल चीज़ें हो गई। थोड़ा और अंदर जाओगे तो वही एलिमेंट निकलेंगे, आयरन वगैरह, है ना, केमिस्ट्री आ गई। फिर मैं कह रहा हूँ और अंदर जाओ,
और अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा जो हमारा शरीर है वो परमाणु से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? परमाणु से। हमारा शरीर क्या, इनफैक्ट इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, जितनी भी भौतिक चीज़ें हैं, मतलब एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी ये हो गया, है ना, कोई भी चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें हो गई, ये सब परमाणु से ही मिलकर बनी है ना। जैसे जो आपकी धरती हो गई वो भी परमाणु से मिलकर बनी है, पत्थर हो गया वो भी परमाणु से मिलकर बना है, पत्ता हो गया वो भी परमाणु से मिला है, लगभग सारी चीज़ें वो परमाणु से ही मिलकर बनी है। अब परमाणु किस चीज़ से मिलकर बना है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। आगे आगे न्यूट्रॉन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इतना आपको दिमाग नहीं खपाना, आपको इतना याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये आपने बेसिक से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अभी याद रख लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले से चार्ज होता है? हाँ, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। कितना होता है? चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
चाहिए, बाद बाकी याद रखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही आवेश होता है, बिल्कुल इतना ही आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। लेकिन ये जो आवेश होता है ये नेगेटिव होता है और ये जो आवेश होता है ये पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है, इस पर पॉजिटिव क्यों लगाया यार, न्यूट्रॉन तो बेचारे गुरु घंटाल आदमी, उनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, वो तो ऐसे ही है, ठीक है, न्यूट्रल आदमी है, इन्हें उदासीन कहा जाता है जिनके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन कहा जाता है जिनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। तो हर चीज़ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर ये क्षमता होती है, जैसे मैं अभी आपको नाविक का स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ। नाविक में क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन जो होते हैं वो यहाँ पर रखे होते हैं बीच में, और इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं, इसको अपन कहते हैं परमाणु। इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं, इसको कहते हैं परमाणु। और इन सारे परमाणुओं से मिलकर अपना शरीर बना है। अपना क्या, सबका शरीर परमाणुओं से मिलकर बना है। पृथ्वी, जो भी चीज़ें हैं, शुरू में थोड़ा समझना मुश्किल होता है क्योंकि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आए हैं, जो अंधविश्वास पाले हुए हैं, उनके लिए इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझते जाओगे तो सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती जाएंगी, है ना। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूँ। तो बिल्कुल जो प्रोटॉन वगैरह है ये नाभिक के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर चक्कर लगा रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है आवेश, नेगेटिव आवेश होता है, और ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। महत्वपूर्ण बात क्या है कि किसी भी परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कोई भी मेरे पास वस्तु है उसके ऊपर जितना माइनस के आवेश है उतना ही प्लस के आवेश है, तो नेट आवेश कितना हो गया, 0। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इस वस्तु पर 10 कूलम आवेश था, इस वस्तु पर 10 कूलम आवेश था, ये एक दूसरे से चिपक गई आकर्षण के कारण और इनके ऊपर आवेश 0 हो गया। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर आवेश 10 कूलम था प्लस के और दूसरे पर था माइनस के, तभी तो एक दूसरे के ऊपर आकर्षित चिपक के 0 हो गया। ठीक वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है, और इन दोनों की संख्या जो होती है बराबर होती है, इसीलिए नेट आवेश 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों के ऊपर आवेश बराबर है, एक के ऊपर पॉजिटिव दूसरे के ऊपर नेगेटिव, तो कुल मिलाकर 0 हो जाता है ये, दोनों को जोड़ दिया जाए तो। अब जब अपन किसी भी चीज़ को घर्षण करते हैं, किसी भी चीज़ को घिस रहे होते हैं, तो जब किसी भी चीज़ में घर्षण कर रहे होते हैं, उसको घिसते हैं, तो उसमें से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर, जिस चीज़ से घिस रहे हैं उसमें चले जाते हैं, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। धीरे धीरे आप इनके बारे में पढ़ोगे, इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो अब जैसे मेरे पास ये वस्तु थी, इसके अंदर 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, मान के चलो यार, मतलब बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन मान के चलो इसके पास 4 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। और दूसरी वस्तु को मैंने इसे रगड़ा, इसमें 2 प्रोटॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कुल आवेश कितना है, 0, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जितना प्लस आवेश है उतना ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश है, तो कुल मिलाकर आवेश 0। यहाँ पर भी कुल आवेश 0, लेकिन जब मैंने रगड़ा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ गए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो इसके ऊपर पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। और प्रोटॉन कितने, 4 प्रोटॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन में प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, और प्रोटॉन के ऊपर आवेश कैसा है, पॉजिटिव आवेश है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी माइनस आवेश निकल गया, तो इसके ऊपर प्लस आवेश की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश था, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव आवेश ही निकल गया तो इसके ऊपर किसकी संख्या ज़्यादा होगी, प्लस आवेश की संख्या ज़्यादा होगी। इसके ऊपर 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, 2 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, यानी माइनस आवेश ज़्यादा हो गया।
माइनस आवेश ज़्यादा हो गया, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो जब भी कहीं पर अपन घर्षण वगैरह उत्पन्न करते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ मैं अपनी इस पेंसिल को लूँ और इसे कॉलर से रगड़ूँ और फिर इसको कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाऊँ, तो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेगा, उससे चिपक जाएंगे, है ना। इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, है ना। जैसे आप गीले जो सूखे वाले हैं उनसे कंघी को रगड़ना इस तरीके से, फिर उनको कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाना, वो आकर्षित करने लगेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाते हैं। अच्छा, प्रोटॉन क्यों नहीं निकलते? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो हैवी एटम होता है और न्यूक्लियस में बना होता है, तो उसको निकालना पॉसिबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन वही निकलते हैं जो प्रोटॉन से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, आवेश चला जाता है, और इसी को कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और मैंने कहा कि अब मैंने इस आवेश को नष्ट करना है, तो मैं इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल कर किसी दूसरी वस्तु पर भेज दूंगा, किसी दूसरी वस्तु पर भेज दूंगा, तो क्या हुआ? वो इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले गए, यानी आवेश दूसरी वस्तु पर चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही तो आवेश था मेनली। तो क्या हुआ? क्या आवेश नष्ट हुआ? नहीं, आवेश केवल ट्रांसफर हुआ। जैसे मैंने इसको रगड़ा और मैं किसी चीज़ के पास लेके गया, तो रगड़ा तो यानी कि इस शर्ट से इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए थे, या इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस शर्ट पर चले गए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गए और आए, नष्ट तो नहीं हुए ना। इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होते, आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आवेश है वो आ सकता है, जा सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। और यही कभी परिभाषा में लिखा होता है कि मेरे पास कोई भी अलग थलग निकाय पड़ा हुआ है, विलगित निकाय पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर 10 कूलम आवेश है, तो आप उसको नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करने के लिए क्या है? उस आवेश को आपको स्थानांतरित करने होगा। लेकिन विलगित निकाय का अर्थ होता है बिल्कुल एक अलग चीज़, तो आप उसको दुनिया से अलग चीज़, बिल्कुल अलग चीज़। तो जब अलग चीज़ है तो उस पर से आवेश आप किसी दूसरी चीज़ पर दोगे कैसे? क्योंकि वो सभी से अलग है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पर रखा हुआ है, इसके ऊपर 10 कूलम आवेश है, तो क्या मैं इसको नष्ट कर सकता हूँ? नहीं, मैं इसे केवल स्थानांतरित कर सकता हूँ। स्थानांतरित करने के लिए मैंने कहा विलगित है, विलगित है यानी कोई दूसरी वस्तु यहाँ पर है नहीं। तो दूसरी वस्तु होती तो मैं उस पर ट्रांसफर भी कर देता, लेकिन दूसरी वस्तु तो है नहीं, यानी मैं उसको ट्रांसफर कर नहीं सकता। और मैंने कहा आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो केवल ट्रांसफर होता है। तो इसके ऊपर अगर 10 कूलम आवेश है तो मैं इसको नष्ट नहीं करता, नष्ट नहीं कर सकता। और मान लीजिए इसके ऊपर 0 कूलम आवेश है, तो फिर मैं इसके ऊपर आवेश उत्पन्न भी नहीं कर सकता, क्योंकि आवेश का केवल स्थानांतरण संभव है, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ना उसे नष्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। एक और सिद्धांत है आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। ये कहता है कि आवेश जो है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, और इसको आई थिंक कल के लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। आज इसको देखने की जरूरत नहीं है, कल के लेक्चर के अंदर देखेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिला के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आवेश के बारे में आपको समझा दिया, फिर धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे। कल आवेशन की विधियाँ भी देख लेंगे, क्वांटीकरण सिद्धांत भी देख लेंगे क्या होता है। कल थोड़ा तेज स्पीड में चलेंगे, अभी बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ओके, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन होना है, इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी गई है। अदरवाइज आपको जो कमेंट सेक्शन है, हमारा जो कमेंट सेक्शन होता है, जहाँ पर कोई आप मैसेज लिख के भेजाते हो, इसी वीडियो के नीचे लिखा होगा कमेंट, वहाँ पर भी उसकी लिंक दी रखी है नीले रंग के अंदर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। ओके, इसके अलावा, है ना, टेलीग्राम के अलावा जो मैं इसका PDF यहाँ पर लिखता हूँ, जो PDF यहाँ पर मैंने जो भी लिखा स्क्रीन के ऊपर, ये सब इसका PDF भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।